Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, a very good evening to everyone, and today we are starting with Payment of Bonus Act 1965, right? So yes, so let's start with the session. First of all, which is not true about Payment of Bonus Act. Payment of Bonus Act के बारे में क्या सही नहीं है? It is applicable to whole of India. It is an ex gratia payment. It is applicable to every factory or establishment with 20 or more workers. Minimum working days in an accounting year to get eligible for bonus are 30 days. Yes. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी. देखिए पॉइंट नंबर बी होगा. इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. करेक्ट. हर फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये एप्लीकेबल है जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर होते हैं. बिल्कुल करेक्ट. मिनिमम डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर टू गेट एलिजिबल फॉर बोनस आर 30 डेज. बिल्कुल सही. ठीक है. आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहाँ पे आपने 15 नवंबर को ज्वाइन किया. ठीक है. और एनुअली बोनस कैलकुलेट होता है तो 31 दिसंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके बोनस डिसाइड हुआ कि एम्प्लॉइज को मिलेगा. तो इवन इफ यू ज्वाइन ऑन 15 नवंबर 30 वर्किंग डेज अगर है, इफ 30 वर्किंग डेज आर देयर यू विल बी गेटिंग बोनस. ठीक है. इट इज एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट. एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होता है? एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो हम अपने मन से, इट इज अपने मन से हम देते हैं वर्कर्स को. तो एक्स ग्रेशिया दैट इज काइंड ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट बाय लॉ. ठीक है. which is not by law is ex gratia. कुछ ऐसा चीज जो कि लॉ आपको करने को नहीं कह रही है. लॉ आपको करने को नहीं कह रही है. एक्स ग्रेशिया पेमेंट जैसे कि आपने कुछ वर्कर्स की हेल्प कर दी मोरली, आपने कुछ वर्क अपने आपके पास कुछ वर्कर्स है या फिर मेड्स हैं और आपने उनको कुछ अपने उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड किए, तो वो सारा एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है. एक्स ग्रेशिया पेमेंट इट इज नॉट एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट. ये हम लोग याद करेंगे. इट इज अ लॉ अबाइडिंग पेमेंट. एक्स ग्रेशिया हम लोग अपने विश से नहीं देते. देयर इज लॉ एंड एज पर लॉ वी हैव टू गिव दी बोनस. ओके. चलिए नेक्स्ट. द पेमेंट ऑफ बोनस शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर. तो अकाउंटिंग ईयर दो तरह से हो सकता है. या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर हो सकता है या फिर जो एनुअल अकाउंटिंग ईयर हो सकता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में द लास्ट डे इज 31st मार्च. ओके. दिस हैपेंस मोस्टली इन बैंक और 1st अप्रैल टू 31st मार्च हम कैलकुलेट करते हैं और अदरवाइज ये डेट विल बी 31st ऑफ दिसंबर. ओके. नॉर्मली. सो payment of should be made within a period of 8 months. It should be made within a period of 8 months from the close of accounting year. This you have to remember. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Minimum amount of bonus to be paid is this much and maximum amount is this much and maximum amount is this much. तो yes, payment of bonus act में ये बताया जाता है कि मिनिमम अमाउंट आप जो भी पे करोगे होगा 8.33% एंड मैक्सिमम होगा 20% ऑफ योर बेसिक एंड डीए. ऑफ योर बेसिक एंड DA. ठीक है. तो देखिए है ना. तो दिस विल बी देयर. तो सपोज योर सैलरी इज ₹100. ठीक है. तो योर एम्प्लॉयर हैज डिसाइडेड टू गिव सम बोनस. तो बोनस आपको मैक्सिमम आपको मैक्सिमम आपको ₹20 ही देगी. इवन इफ द एम्प्लॉयर हैज गॉट crores of profit, even then the maximum amount of bonus which you will get is ₹20 only if your salary is ₹100. और even if और अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉफिट अगर बहुत थोड़ा सा ओनली ₹10 प्रॉफिट भी अगर एम्प्लॉयर को हुआ है तो मिनिमम उसे 8.33% देना पड़ेगा. ठीक है. ये कैसे होता है? सेट ऑफ सेट ऑन से होता है. आगे हम लोग देखेंगे. ठीक. So this is the minimum amount and maximum amount. Next, for a non-banking company which has not made requirement under the Income Tax Act, the allocable surplus is. अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है. तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है एलोकेबल सरप्लस का. हम लोग देखते हैं कि अवेलेबल सरप्लस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट दी अवेलेबल सरप्लस. ठीक है. अब जो भी प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट हमारी सपोज अ प्रॉफिट हैज हैपेंड फॉर ₹100. ठीक है. ₹100 प्रॉफिट है तो उसमें हमारे पास अवेलेबल सरप्लस कितना है ये हम लोग यहाँ से डिडक्ट करेंगे. जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसे हम इनकम टैक्स डिडक्ट करेंगे
और कोई भी अदर टैक्स है उसको डिडक्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल टैक्स डिडक्ट करेंगे, तो ये सब कुछ डिडक्ट करके और उसके बाद फिर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल लॉसेस है, और तो ये सब कुछ हम डिडक्ट करेंगे। तो उसके बाद हमें उसके बाद फिर हमें कुछ हो सकता है कुछ ऐड भी करना पड़े, तो ओवरऑल हमें अवेलेबल सरप्लस मिलता है। तो प्रॉफिट में कुछ डिडक्शन, कुछ एडिशन होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा इस साल वो क्या है, वो है अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, तो अवेलेबल सरप्लस से फिर हमें मिलता है क्या, एलोकेबल सरप्लस। कि अवेलेबल सरप्लस सपोज ₹90 हुआ, ठीक है, अब ₹90 में कितना हम बोनस देंगे, कितना हम नहीं देंगे। ठीक, पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट में हम देखते हैं कि क्या हमें एडिशन करना है, क्या सब्ट्रैक्शन करना है। जनरली हम ऐड करते हैं क्या क्या, कुछ डोनेशन हमने दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल लॉसेस है, ये सब ऐड करते हैं। और डिडक्ट क्या करेंगे, डिडक्ट करते हैं कुछ अगर लॉस हुआ है, कुछ रिफंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये सब कुछ हम डिडक्ट करते हैं। ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके हम अवेलेबल सरप्लस निकालते हैं। अवेलेबल सरप्लस अगर ₹90 है तो वहां से हम एलोकेबल सरप्लस निकालेंगे। तो एलोकेबल सरप्लस इज 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस और 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अगर बैंकिंग कंपनीज है तो 60% होगा, अदरवाइज फॉर अ नॉन बैंकिंग कंपनी इट विल बी 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, तो क्या क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकालना है, वहां से कैलकुलेशन देखना है, सीए वगैरह देखेगा, अवेलेबल सरप्लस आपको बताएगा कितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है नेट, वहां से आपको इतना एलोकेट करना है। ठीक है, इतना आपको जो एलोकेबल सरप्लस होता है वो उतना आपको बोनस देना ही देना है। ठीक है, तो 90% का 67% जो भी होगा, 67% ऑफ ₹90, ये जो भी होगा इतना आपको एम्प्लॉइज के बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इवन इफ यू हैव 2 एम्प्लॉइज 3 एम्प्लॉइज, आप देखिए इतना पैसा आपको बोनस के लिए ईयर मार्क करके रखना है, कितने पैसे आपको इस साल बोनस में प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन वेज और सैलरी एज पर पेमेंट ऑफ बोनस है। तो कौन सा इसमें वेज या सैलरी में इंक्लूडेड है और कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। तो हाउस एकोमोडेशन, HRA, बोनस, मेडिकल अटेंडेंस। तो यहाँ पर इसका अगर हम देखें तो हाउस एकोमोडेशन जो है ना, आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वेजेस का जो डेफिनेशन है, वेज और सैलरी का जो डेफिनेशन है, इसमें हाउस एकोमोडेशन इंक्लूडेड नहीं है। हाउस एकोमोडेशन बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, HRA इंक्लूडेड है, बट हाउस एकोमोडेशन हमारा वेज और सैलरी के डेफिनेशन में इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे ऑन व्हाट ग्राउंड्स एन एम्प्लॉय विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम गेटिंग बोनस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई वायलेंट बिहेवियर आप करते हो, कोई अगर थेफ्ट या मिसएप्रोप्रिएशन और सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सैबोटेज मतलब रिस्किंग, आपने एस्टैब्लिशमेंट की किसी प्रॉपर्टी को सैबोटेज किया है, थेफ्ट, चोरी हुई है, riotous or violent behavior, fraud, in that case employee will be disqualified from getting bonus. तो ये सारे रीजंस आप याद रखिए, सेक्शन 9 में है। ओके, नेक्स्ट, on which date payment of bonus act was implemented? तो it was implemented on 2 September 1965। इस दिन ये एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था। Which is not true about payment of bonus act 1965. Let's see. It applies to public sector establishment where at least 40% of capital is held by central government, the state government or RBI. बिल्कुल सही है। All employees having salary equal or less than 21K fall under the act. Yes, it's absolutely correct. If salary is more than 7K, bonus is calculated on the actual amount. Bonus is also given to temporary, part-time, seasonal employees and apprentices. Question number 8. Question number 8 का आंसर क्या होगा? Yes, anyone? Question number 8. 8 का आंसर C है। Yes, absolutely correct. देखिए, तो if salary is more than 7K, bonus is not calculated on actual amount. Salary is less than 7K, तो bonus is calculated on actual amount. देखिए, और ये भी याद रखिए, bonus is also given to temporary, part-time, seasonal employees and apprentices. ठीक है, so अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी सैलरी 0 to 21K है, तो बोनस के लिए, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एप्लीकेबल हो। ठीक है, सो इफ योर सैलरी इज लाइक दिस, अगर यहाँ पर आपका सैलरी लाई करता है, इफ सैलरी इज लेस देन 7K, तो बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल अमाउंट 6,000, 5,000। हम बोनस कैलकुलेशन के लिए इसको पिक करेंगे। और अगर आपका सैलरी 7K to 21K है,
तो इस केस में अगर आपका सैलरी है तो यहाँ पे हम ऑलवेज 7K ही पिक करेंगे फॉर बोनस कैलकुलेशन, और इस केस में एक्चुअल अमाउंट पिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ग्रॉस प्रॉफिट derived by an employer in respect of any accounting year shall be computed in case of banking company according to schedule 1 and schedule 2, or in case of banking company according to schedule 2 and other cases schedule 1 in both cases, schedule 2 in all both cases। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट तक हम पहुंचे, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम अवेलेबल सरप्लस की ओर जा रहे हैं, एलोकेबल सरप्लस की ओर जा रहे हैं। तो ये सबके जो मेथड्स हैं वो एज पर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 है। ठीक है, तो इस एक्ट में 2 शेड्यूल है, पर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन केस ऑफ बैंकिंग शेड्यूल 1 होता है और बाकी सारे केसेस में शेड्यूल 2 होता है। तो बैंकिंग के केसेस में ग्रॉस प्रॉफिट में हमें कैसे जाना है, और ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम क्या क्या चीजें सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे जिससे हमें अवेलेबल सरप्लस मिलेगा, वो सारी चीजें कौन बताता है? शेड्यूल बताता है, शेड्यूल 1, और अदर केसेस में शेड्यूल 2। ठीक है, आपको समझ तो आ रहा है ना? ग्रॉस प्रॉफिट मिला, उसमें हम नेट फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, अवेलेबल सरप्लस, फिर अवेलेबल सरप्लस का जो होता है ना, या तो 60% या तो 67%, इतना पैसा हमें ईयर मार्क करके रखना पड़ेगा फॉर बोनस। और मान लीजिए ये करोड़ ऑफ रुपीज है, सपोज दिस इज करोड़ ऑफ रुपीज, लेकिन आपके पास 5 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी है ₹100। ठीक है, तो 5 इनको आप मैक्सिमम कितना बोनस दोगे? एवरीवन यू विल गेट टू गिव ₹20, तो मैक्सिमम बोनस यू विल गिव ₹100, बट यू हैव गॉट प्रॉफिट करोड़ ऑफ रुपीज, इट कैन बी। तो क्या करोगे? तो बाकी सारा जो पैसा बचेगा वो आप रख देते हो नेक्स्ट ईयर बोनस प्रोवाइड करने के लिए, राइट? नेक्स्ट ईयर आप बोनस प्रोवाइड करने के लिए जो आपके पास 1 करोड़ का फायदा हुआ, 1 करोड़ इज योर एलोकेबल सरप्लस। ग्रॉस प्रॉफिट से अवेलेबल सरप्लस से एलोकेबल सरप्लस जो है ना वो आपको 1 करोड़ मिला, बट यू हैव 5 एम्प्लॉयज ओनली, सैलरी इज ₹100, तो मैक्सिमम यू कैन गिव ₹20 टू देम इज, तो 20 into 5 इज ₹100, तो ₹100 आपके 1 करोड़ से माइनस होगा, बाकी 1 करोड़ आपने बोनस के लिए ईयर मार्क करके रखा, 1 करोड़ इज एलोकेबल सरप्लस, सो यू विल कीप इट फॉर फ्यूचर यूज इन बोनस ओनली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, when the payment of bonus act 1965 was enacted, the ceiling for salary and wages was, देखिए अभी तो सीलिंग है 21K ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही कम सीलिंग थी, जो सीलिंग थी वो थी ₹1600, फिर धीरे धीरे बढ़ी, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट में ये दोबारा फिर रिवाइज किया गया है। ठीक है, तो इनिशियली इट वाज 1600 ओनली, gradually the salary and wages ceiling has increased to 21K with many amendments। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू, तो यहाँ पे क्या है ना कि सेक्शन 32 है जिसमें कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है ये बताया गया है। किसमें? सेक्शन 32 क्या बताता है कि LIC हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटीज हो गई, उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स हो गए, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो गए, और RBI के एम्प्लॉय हो गए, फिर IFCI के एम्प्लॉयज हो गए, कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हो गए, नाबार्ड हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, IDBI हो गया, इनमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ओके, राइट। सेक्शन 32 हमने देखा, सेक्शन 9 हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, सेक्शन 9। फिर सेक्शन 12 एक केस में है कैलकुलेशन ऑफ बोनस हमारा सेक्शन 12 में है कि 8.33% मिनिमम होगा, 12% मैक्सिमम होगा। ये सारा किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 12 में दिया हुआ है। 3 सेक्शन आपको याद हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर on which salary component bonus is calculated? तो bonus is calculated on basic and DA excluding other allowances। basic and DA पे ये बस bonus calculate होता है। अगर 8.33 to 20% अगर है तो ये आपका किसका है? basic plus DA का है। basic plus DA का है 8.33 to 20%। That's it।
During any industrial dispute regarding the bonus payment, it must be paid within how many days from the enforcement of award. अगर कोई industrial dispute हो जाता है कि bonus payment को लेकर के, तो कुछ ना कुछ dispute को resolve करेंगे, तो dispute को resolve करेंगे adjudication से, arbitration से, तो हमें award मिलेगा. तो award enforce होता है, publish होता है, right? Section 16 याद कीजिए. तो कितने दिनों के भीतर तक हमारा जो बोनस का पेमेंट है वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए. यस, सो आवर आंसर विल बी हियर 1 month. So after the enforcement of award in the next 1 month, जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग जो भी अवार्ड आए कि ओके बोनस टू बी पेड with 10% more increment या बोनस नॉट टू बी पेड, जो भी डिसाइड किया जाएगा अवार्ड में, जो भी बोला जाएगा वो नेक्स्ट 1 month तक कर देना है. इट मस्ट बी पेड विद इन नेक्स्ट 1 month. ओके, नेक्स्ट चलिए. Which section of Payment of Bonus Act deals with set off and set on of allocable surplus? Section 15. very important. Section 15 बात करता है कि set off और set on होना चाहिए. set off और set on कब होता है? तो set off और set on जब होता है तो जब profit हो, जब in case of huge profit set on is done. set on is done in case of profit जो मैंने एग्जांपल दिया था, और in case of loss set off is done. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, take the same example. ₹100 is the basic and DA of 5 employees. You have 5 employees only. ₹100 is the basic of DA, basic and DA. So you will give bonus maximum कितना? 20%, ₹20 into 5. So ₹100 will be bonus which you can pay maximum. You can pay ₹100 bonus maximum in only. उससे ज्यादा तो आप नहीं दे सकते हो. अब मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ ₹500, अवेलेबल सरप्लस ₹400, एलोकेबल सरप्लस ₹300. ठीक है, अब ₹300 है तो आप मैक्सिमम ₹100 दोगे, और ये जो ₹200 है ना, यू आर सेटिंग इट ऑन फॉर द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर आप अपने इसको सेट अपने नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि आपका लॉस हुआ, आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर यू इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2%. ठीक है, बट मिनिमम आपको 8.33% बोनस तो देना ही है. तो आप क्या करोगे, आप यही ₹200 से एडजस्ट करोगे और नेक्स्ट ईयर मिनिमम 8.33% बोनस दोगे. या फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ तो 1.1% ही प्रॉफिट हुआ, और ये जो मिनिमम 8.33% बोनस देना है, इसमें आपके पास पैसे नहीं बचे, ये जो ₹200 बचे हैं इसी से आप नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे बोनस का. करेक्ट, समझ में आया? दैट इज व्हाट इज सेट ऑन. सेट ऑन इज इन केस ऑफ प्रॉफिट और सेट ऑफ इज इन केस ऑफ लॉस. इसमें से सेट ऑफ सेट ऑन के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल आते हैं सिंपल कैलकुलेशन पे, वो लोग आगे करेंगे. Under Payment of Bonus Act 1965, an employee deemed to have worked in an establishment in any accounting year, also on days on which all of the above. देखिए, मिनिमम 30 वर्किंग डेज चाहिए तब आप बोनस के लिए एप्लीकेबल हो. मिनिमम 30 वर्किंग डेज चाहिए. ठीक है, तो वो 30 डेज में मान लीजिए कि अगर आपको लेड ऑफ कर दिया गया है, यू हैव बीन ऑन लीव विथ वेजेस, यू वर एब्सेंट ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एक्सीडेंट इन एस्टैब्लिशमेंट. ऐसा नहीं बाहर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही कुछ काम कर रहे थे, उस काम के दौरान आपको टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया, इसलिए आप लीव पे थे, या फिर आप मैटरनिटी लीव पे थे. ठीक है, इन सारे केसेस में यू विल बी डीम्ड टू बी प्रेजेंट. मतलब कि देखिए, मिनिमम 30 डेज चाहिए, मैक्सिमम जितने भी दिन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर आपका लीव विथ वेजेस है, लेड ऑफ किया हुआ है, मैटरनिटी लीव पे है, तो वो सारा भी बोनस कैलकुलेशन पे हेल्प करेगा. अब बोनस का कैलकुलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ डेज यू हैव बीन प्रेजेंट. मतलब बोनस तो सबको मिलेगा. अब एक साल में कोई 1 year प्रेजेंट था, कोई 6 months प्रेजेंट था, कोई 2 months प्रेजेंट था, कोई 1 month प्रेजेंट था. बोनस तो सबको मिलेगा. 30 वर्किंग डेज से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मिलेगा, इससे कम मिलेगा, इससे और भी कम मिलेगा, इससे बिल्कुल कम मिलेगा. राइट, तो उसमें क्या होता है कि ये 1 year अगर तो ये सारा चीज जो है ना, ये कैलकुलेटेड है. इसमें हम यही अज्यूम करेंगे कि अगर ये सारी चीजें तो एम्प्लॉय प्रेजेंट था, ये हम अज्यूम करेंगे. इसमें इसके बोनस के डेज डिडक्ट नहीं करेंगे. लेड ऑफ वाले दिन में भी इसको बोनस प्रोवाइड करेंगे. राइट, समझ आया? ओके.
फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट द पेनल्टी इज, अगर एक्ट को आप कंट्रावेंट करते हो तो मेन क्या है, फाइन ऑफ ₹1000 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months. Both A and B will be the answer. Next, which of the following is correct? Employer is required to maintain and register and record. Yes, for the last 3 years इसमें भी एक इंस्पेक्टर होता है. अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट माना जाएगा और उसे अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सॉल्व किया जाएगा. ऑल ऑफ द है ना. पेमेंट ऑफ बोनस का जो भी डिस्प्यूट होगा वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत सॉल्व की जाएगी. राइट. Next, if bonus is to be recovered from an employer, the employee can write and apply to government within dash from the date on which money became due to him by an employer. ठीक है. अब बोनस रिकवर करना है एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉय किसको अपील करेगा, किसको लिखेगा, तो ही विल राइट टू गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदिन डैश डेज ऑन विच मनी बिकम ड्यू, विदिन 1 year, है ना. तो 1 साल तक, एक विदिन 1 year जब से बोनस ड्यू है 31 दिसंबर 2022 से बोनस ड्यू है, तो आप टिल 31 December 2023 you can write to government that bonus has not been paid to me by my employer, yet has been paid incomplete to me by the employer. You can write to government, okay, within 1 year. Next, under special provision section 16, in case of new establishment up to dash years, bonus is paid only in case of profit, not in loss. तो कुछ प्रोविजन है. ठीक है. तो हाँ, यस. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई स्टार्टअप है, सपोज कोई स्टार्टअप है, तो अंडर सेक्शन 16, तो स्टार्टअप इनिशियली तो थ्राइव करती है. तो शुरू में up to 5 years that startup will pay bonus only in case of profit. जब भी प्रॉफिट होगा तब भी स्टार्टअप बोनस पे करेगी, अगर लॉस है तो बोनस पे नहीं करना है. अदरवाइज फ्लिपकार्ट ही हो गया, इट इज रनिंग इन लॉस, बट आफ्टर 5 years of its establishment it will have to pay, अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एप्लीकेबल होता है तब it will have to pay minimum 8.33% ऑफ बोनस इवन इन केस ऑफ लॉस. लॉस के समय में भी बोनस दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट में दिया जाता है, प्रोवाइडेड आपने सेट ऑन किया हुआ हो, है ना, तो बोनस इज ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट बट नॉट इन लॉस अप टू 5 years इन केस ऑफ न्यू एस्टैब्लिशमेंट. ये गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एस्टैब्लिशमेंट को, स्टार्टअप को छूट है. उसके बाद क्या हुआ इन 1960, अब ये हिस्ट्री की बात हो रही है कि 1960 में कौन से सेशन था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, वहां पे डिसाइड हुआ था कि नहीं, बोनस के लिए भी एक सुटेबल लेजिस्लेशन होना चाहिए, है ना. बोनस के लिए भी एक सुटेबल लेजिस्लेशन होना चाहिए. तो ये था 18th सेशन ऑफ एसएलसी, इसको भी याद रखेंगे. 18th सेशन ऑफ एसएलसी, इट वाज अग्रीड दैट अ कमीशन वाज टू बी अपॉइंटेड टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ बोनस एंड इवॉल्व सुटेबल नॉर्म्स. तो क्वेश्चन नंबर 18th सेशन ऑफ एसएलसी, तो इसको भी ना सेशंस ऑफ एसएलसी आप एक अगर नोट्स बना रहे हैं कि कौन कौन से सेशन एसएलसी से के कब हुए हैं, 4-5 सेशन ही एसएलसी के जो इंपॉर्टेंट है, तो उस नोट्स में ना आप ऐड करते जाइए, है ना. जो भी नोट्स है आपका, जो भी रजिस्टर है, उसमें एक पेज आप दीजिए एसएलसी सेशंस, और उसमें फिर देखिए 18 सेशन एसएलसी 1960 टॉपिक टू इवॉल्व सुटेबल नॉर्म्स ऑफ बोनस. इस तरह से अगर आप चाहें तो आप ऐसा बनाइए, काफी अच्छा रहेगा. Next, which formula given by labor appellate tribunal for the calculation of bonus? तो बोनस की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है फुल बेंच फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? फुल बेंच फॉर्मूला कहते हैं बोनस के कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है. राइट. यस. देखिए क्या फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला. कंप्लीट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम बोनस फॉर बेसिक सैलरी विच इज मोर देन 7,000. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे दैट एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर टोटल 12 months, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि 6 months या 7 months या 8 months. तो बोनस का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि 0 to 21K में आपकी सैलरी कितनी है. अगर इतनी होगी तो एक्चुअल अमाउंट पे होगा, अदरवाइज वी विल कंसीडर 7K. राइट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स डार्कन इट लिटिल बिट. यहाँ पर क्या हो रहा है कि bonus is equal to basic salary which is more than 7K. So basic salary is more than 7K. We will take the ceiling at 7K for calculation.
7K इंटू, यहाँ पे कुछ टाइम नहीं दिया हुआ है तो 1 साल का ही निकालना है, इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि फॉर्मूला यही है 7K इंटू 12 मंथ्स इंटू मैक्सिमम बोनस है तो 20%, ठीक है। ओके, तो दिस विल बी आवर बोनस। अब मान लीजिए कोई पर्सन न्यूली ज्वाइन किया, उसने बस 6 महीने ही वर्क किया है, तो उसके लिए बोनस कितना होगा 7K इंटू 6 इंटू 20%। अब मान लीजिए कि हमारी सैलरी, हमारा प्रॉफिट इतना ही हुआ है कि 10% की जगह हम 18% या 10% ही प्रॉफिट देना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हुआ है, तो 9%, 10%, 12%। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला होता है कि पहले तो बोनस का सीलिंग इनटू बोनस के मंथ्स इनटू 20%, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस। 7K इनटू तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा 7K इंटू 12 इंटू 20, दिस विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या 8400, यस वी विल कैलकुलेट इट, तो इट विल बी 12 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 8400, 7K इंटू 12 इंटू 20, ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है, 7K इंटू 12 इंटू 20, देन द आंसर विल बी आंसर 8400 तो नहीं होगा, चलिए लेट इट बी, इसको आप छोड़िए, लेकिन दिस इज द फॉर्मूला, ट्राई टू लर्न दी फॉर्मूला। आगे हम लोग और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, appropriate government after giving not less than dash months of notice in the official gazette apply the provision of payment of bonus act to any establishment। कितने दिनों का नोटिस देती है appropriate government और उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमारा एप्लीकेबल होता है? the answer is 2 months, 2 months का नोटिस देती है appropriate government after giving notice of not less than 2 months and then the payment of bonus act is applicable to any establishment। ये सारे months याद रखिए, नोट्स बनाइए, उसमें ये सब आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। An employee suspended but subsequently reinstated back with full wages। एक एम्प्लॉय था जिसको हमने सस्पेंड किया लेकिन उसको फिर दोबारा रिंस्टेट कर लिया विथ फुल वेजेस, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी तभी तो हमने रिंस्टेट किया। तो ही विल बी एलिजिबल फॉर बोनस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन और ही विल नॉट बी एलिजिबल। प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 24। एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, फिर से कुछ 90 डेज या 100 डेज के बाद हमने रिंस्टेट कर लिया, उसकी गलती नहीं थी, तो जितने टाइम के लिए वो सस्पेंडेड था उस पर उसको बोनस मिलेगा कि नहीं। मीनवाइल आप नोट कर सकते हैं 2007 का अमेंडमेंट था जिसमें कि जो भी 21 की है वो हमारी 10K थी और जो 7K है वेज सीलिंग कैलकुलेशन के लिए दैट वाज 3.5K, फिर इसे इंक्रीज किया गया है। यस 24 का ए हो जाएगा, ही विल बी एलिजिबल फॉर बोनस। देखिए, और टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस कितना होता है? टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस 8 मंथ्स तक आप पे कर सकते हो। कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन याद आ रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ कि मैक्सिमम 8 मंथ्स तक एम्प्लॉयर को बोनस पे कर देना है, मैक्सिमम 8 मंथ्स तक एम्प्लॉयर को बोनस पे कर देना है। अगर 31 दिसंबर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है तो नेक्स्ट 8 मंथ्स अगस्त तक पे कर देना है, बट मैक्सिमम आप 2 साल तक का पर एक्सटेंड कर सकते हो विद परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। If you are the employer, you can extend the payment of bonus till 2 years with permission from government। गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आप नेक्स्ट 2 साल तक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, बढ़ा सकते हो आप पेमेंट का। अब कब तक आप एम्प्लॉय को पे करोगे पेमेंट? दैट पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 years with permission from government। अदरवाइज अगर आपने कोई परमिशन नहीं ली है तो नेक्स्ट 8 months तक आपको बोनस एनी हाउ पे कर देना है। देखिए, a recent amendment the recent amendment have increased the wage threshold for determining applicability of the act from 10,000 to 21,000, है ना, 21 ये हुआ है। Additionally, the wage ceiling for bonus calculation has also been increased। तो ये किस साल हुआ है? ये एक्चुअली 2015 में हुआ था, नॉट 2007। 2015 में हुआ था। द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट बिल 2015 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने 2015 में ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत हमारे जो सीलिंग है वो इंक्रीज हुई है और ये कैलकुलेशन की भी जो सीलिंग है वो भी इंक्रीज हुई है। 2015 का ये अमेंडमेंट रहा है, 2015 का। देखिए यहाँ पे क्या है, जब 1965 में ये एक्ट आई थी
तो हमारा वेज सीलिंग 1600 ही था। उसके बाद 1985 का अमेंडमेंट हुआ है और 2500 वेज सीलिंग बढ़ी है। फिर 1995 में हुआ है 3500। 2007 में इट वाज इंक्रीज टू 10,000, मुझे ये ध्यान था। और 2015 में इट वाज एन इंक्रीज टू 21K, राइट। और कैलकुलेशन सीलिंग भी जो है वो धीरे धीरे साथ ही साथ बढ़ी है। और अभी लास्ट में देखिए ये है ₹7,000 और मिनिमम वेज फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एज फिक्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट व्हिचएवर इज हाईएस्ट, है ना। एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट इज द कैलकुलेशन सीलिंग, तो हमें पता तो है 7K, बट एक्चुअली व्हाट इट इज 7K और मिनिमम वेज फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हिचएवर इज हाईएस्ट। तो राइट नाउ द मिनिमम वेज फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी लेस देन 7K, तभी हम 7K कंसीडर कर रहे हैं। अगर वो 7K से ज्यादा हो जाती है मिनिमम वेज फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तो हम कैलकुलेशन के लिए जो ज्यादा वाला होगा ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं, whichever is higher, please note it, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Amendment Act is effective from 1st April 2014, but the bill was passed on 31st December 2015. This effect is known as retrospective effect. मैंने कल के सेशन में बताया था कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। अब जो वेज सेलिंग है 21K बढ़ा दी गई 10K से, तो ये जो है ना ये कब बिल पास हुआ 31 दिसंबर 2015 को, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये एक साल पहले ही ये इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पीछे वाले टाइम में जाकर के हम इसे एप्लीकेबल कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि हम आगे वाले टाइम में करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इज पीछे वाले टाइम में। तो एक्चुअली इस समय बिल पास हुई थी, लेकिन ये तो इस समय बिल पास हुई थी, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वर्क कैसे करता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज जो वर्क किए तो उनका भी जो इस टाइम पीरियड के दौरान जो पेंडिंग बोनस हुआ वो सारा बोनस उनको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान जो एक डेढ़ साल का टाइम पीरियड में जो भी बोनस बढ़ा वो भी उनको बोनस प्रोवाइड किया गया। तो इसका जो इफेक्ट था इस अमेंडमेंट का वो एक साल पीछे से लागू होना शुरू हुआ। ठीक है, retrospective amendment are those amendments that are scheduled to be enforced from a date that has already been mentioned in the past, and therefore the same would be in effect from before and not in the future like prospective amendment. जो उसका it will be in effect from a past date, वो जो amendment आया वो effective हुआ कब से, एक past date से, और the term retrospective signifies looking backward। तो एक इस दिन बिल पास हुई but it got effect on a past date which is 1st April 2014, और इस समय से जितने लोगों को बोनस मिला था तो उनको फिर और भी ज्यादा बोनस मिला as per this calculation। उनको फिर से ज्यादा बोनस मिला कि 2015 से ही कंसिडर किया गया कि वेज सीलिंग 21K है और उन सारे लोगों को इंक्लूड भी किया गया, राइट। तो दैट इज व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। चलिए एक और ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। एन एम्प्लॉय ड्रॉज द सैलरी ऑफ ₹20,500 per month. Okay, we will calculate it. What is the amount of bonus to be paid to him if it is paid at 10% by the employer under Payment of Bonus Act 1965? Okay, we will do the calculation. ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। तो बोनस कितना हो जाएगा, सीलिंग बोनस सीलिंग इनटू मंथ्स इनटू कितने परसेंट देना है, 10% देना है। ठीक है, तो सीलिंग कितना हो जाएगा कि 20,500 है, तो इट इज लाइंग बिटवीन 7K to 21K, तो वी विल कंसीडर 7K, राइट। तो 7K इनटू नंबर ऑफ मंथ्स नहीं दिया हुआ है तो 12 कंसीडर करेंगे इनटू 10, तो 12 7 जा 8400 विल बी आवर आंसर, राइट। तो इस तरीके से ये है हमारा बोनस का फॉर्मूला, ये है हमारा बोनस का फॉर्मूला। 8400 विल बी आवर आंसर, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, देखिए। एन एम्प्लॉय ड्रॉज अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, 0 7K 21K, सैलरी इज हेयर, वी विल टेक द एक्चुअल अमाउंट, तो बोनस विल बी 5K पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ मंथ्स प्रेजेंट नहीं दिया है तो 12 मंथ्स ही कंसीडर करेंगे इनटू बोनस किस पे मिल रहा है, 10% पे, तो आवर आंसर विल बी 12 into 5 60, 6,000। करेक्ट, समझ आया? यस, 24 का आंसर
हाँ 28 का बी हो जाएगा। चलिए एक और है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 29। An employee in an industrial establishment draws a salary of rupees 20,000 per month. What is the amount of bonus paid to him if it is paid at 9% by employer? Please answer this question, question number 29. Yes, simple है, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। I always draw this ताकि मुझे confusion ना हो। यहाँ पर अगर सैलरी है तो एक्चुअल लेंगे, otherwise we will consider 7K. तो our salary is how much? This much. It is lying here. तो हम कितना कंसिडर करेंगे? 7K. तो बोनस will be how much? बोनस will be 7K into number of months. Number of months स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो we will consider 12 months into 9%. It will be 7560. 7K into 12 into 9% will be 7560. सिंपल था, 29 का आंसर ये आ जाएगा। समझ तो आ रहा है आपको कैलकुलेशन? यू आर गेटिंग द कैलकुलेशन, राइट? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत व्हाई पीपल आर नॉट आंसरिंग? तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? करेक्ट, चलिए। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एक्स ग्रेशिया पेमेंट है। यहाँ पर आप कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, और लॉ अबाउडिंग पेमेंट है। जहां भी 20 या 20 से ज्यादा वर्कर है वहां एप्लीकेबल है, मिनिमम 30 वर्किंग डे चाहिए। डन। और फिर क्या पॉइंट्स हैं? और दिस इज द yes, 1 second. Time limit for payment, section 9. Section 9 is talking about time limit for payment, time limit, and time limit is next 8 months में आपको पे कर देना है. You can extend it to 2 year with permission from government. Correct? Done. हो गया. आगे maximum amount of bonus is 8.33% and minimum 20%. Okay. तो सेक्शन 9, 10, 11, 12 यही बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ बोनस की बात कर रहा है। सेक्शन 10 इनफैक्ट ये बताता है कि दिस इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 10. ओके, सेक्शन 10 ये बात बता रहा है, करेक्ट? उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ बोनस इज इन सेक्शन 12. सेक्शन 12 इज टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ बोनस, ओके, जहां पे कि this what I am telling is 0 to 7K, और जो सीलिंग की बात हो रही है ना कि 0 to 7K में एक्चुअल अमाउंट पे होगा और 7K to 21K में 7K पे होगा। ये कैलकुलेशन ऑफ बोनस की बात सेक्शन 12 में हो रही है। देन नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी में अब नॉन बैंकिंग कंपनी में 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस हम कंसीडर करेंगे, बैंकिंग कंपनी में 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस कंसीडर करेंगे, और वेजेस में हाउस अकोमोडेशन नहीं आते हैं, और ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस ऑन दिस थिंग्स, राइट? और एंड देन यस, ये पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे एटलीस्ट 40% ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और आरटीआई, और मैक्सिमम सेलिंग इज दिस मच, टेम्पररी पार्ट टाइम असिस्टेंट एम्प्लॉयज और अप्रेंटिसेस को भी मिलता है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना आप याद कीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है कैलकुलेशन के लिए, बैंकिंग कंपनी में शेड्यूल 1, अदर केसेस में शेड्यूल 2। जस्ट स्टडी वन, इट विल बी ओके, है ना? तो ये हमने तो ऑलरेडी अमेंडमेंट सारा देखा ही है इसका, राइट? और इट विल बी, और सेक्शन 32 में बताया हुआ है कि ये वाला एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। बेसिक और डीए में हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, और वो अगर कोई डिस्प्यूट है तो अवार्ड से नेक्स्ट 1 मंथ में बोनस मिल जाना चाहिए। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट सेट ऑफ एंड सेट ऑन, ठीक है? और इन मैटरनिटी लीव हो गया या फिर लीव विद वेजेस हो गया, इन सारे केसेस में भी हम बोनस हम देंगे, ठीक है? ये सारी चीजें हमने देखी है, एक बार आप पढ़िए अच्छे से, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट अगर बोनस पेमेंट का होता है तो आईडी एक्ट के अंदर हम सॉल्व करते हैं, और जब अगर बोनस ड्यू है तो आप नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं आपको पे करने के लिए, राइट? स्टार्टअप के केस में 5 साल तक सिर्फ लॉस के समय ही बोनस पे करेंगे। ये सारी चीजें हमने देखी। फुल बेंच फार्मूला होता है, हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, फार्मूला भी देखा, राइट? ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट 2 मंथ का नोटिस देती है, उसके बाद ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में,
और राइट, तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड. ये वाला अमेंडमेंट का लिस्ट भी देखिए, सारा ईयर ऑफ अमेंडमेंट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है. एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है इसमें. दैट्स इट. इस एक्ट में बस इतना ही है. जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल. ठीक है, एक बार हाँ आपको पढ़ने की जरूरत है, एक बार आप रीडिंग लगाइए. इसका थ्योरी भी इसकी थ्योरी वीडियोस भी अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट पे, आप देखिए एक बार अच्छे से. And with this, I'll be ending the session today. If there is any further query, any requirement, you can message in the group anytime. So tomorrow we'll be starting with Payment of Gratuity Act. Yes, so I'll be winding up the session now. Thank you all for time. Give a good reading of this act. You will be fine. बहुत आसान सा एक्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा. फिर भी अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा. ठीक है? Right. So I'll be winding up the session now. Thank you all. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.